अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन में सियासी मामलात पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीलियों की। और इन मौसमियाती तब्दीलियों के बाद जो कुदरती आफात आई हैं, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 2022 के बाद अब सबसे ज्यादा नुकसान, जानी और माली नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और इस तरह के नुकसानात सैलाब से, बारिशों से और लैंडस्लाइडिंग से पहाड़ी इलाकों में भी हुए हैं। इस वक्त दो तीन मामलात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये मौसमियाती तब्दीली क्यों है, मानसून बारिशें हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पे क्यों है, ये आज का सवाल होगा। और डिजास्टर की वजूहात क्या कुदरती हैं, क्या इंसानी होममेड है, इंसानी हाथों से कोई ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जिसकी वजह से कुदरती आफात में इजाफा हुआ है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। और इस खतरा से बचने के लिए क्या क्या इकदाम करने होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ जी जो पैनल में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, अरशद दुरानी साहब मौजूद हैं, और ये डिजास्टर्स की सूरत हाल पे उनका बड़ा काम किया हुआ है, इस हवाले से बड़ी नॉलेज रखते हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मौसमियात के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से डॉक्टर खालिद साहब भी आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले अरशद दुरानी साहब की तरफ डॉक्टर खालिद साहब आपकी इजाजत से जाना चाहेंगे, क्योंकि डिजास्टर हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पे तबाही आ चुकी है, 400 से ज्यादा जानें जाया हो चुकी हैं। अरशद साहब, पहले तो ये बताइए कि ये कुदरती आफत है लेकिन इसमें इंसानी गफलत भी है कहीं? मेरा ख्याल है जी ये तो सवाल डॉक्टर साहब को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली जी जितना भी नॉलेज इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है और जितना भी ओपिनियन है इसके, तो देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट कि हमारी, और अफसोस की बात हमें आयरॉनिक है बड़ा कि इसमें हमारा बहुत कम हाथ है। हमारा लोकल लेवल पे डेफिनेटली हाथ है। हमने जंगल को, अपने फॉरेस्ट को और दरख्तों के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन ओवरऑल जो क्लाइमेट का चेंज है और जो मेजर चेंज है और वो जो क्लाइमेट पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, उसमें तो जी हमारा बहुत कम हाथ है। हम तो सफरर्स हैं, वी आर द विक्टिम्स। और जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जिसमें यूएसए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, चाइना, ये लोग जो हैं ये मैक्सिमम कार्बन एमिशंस तो ये लोग उनकी तरफ से आ रहा है। ऑफ कोर्स लोकल लेवल पे हमने बहुत गफलत की है। जो हमारे पास नेचुरल प्रोटेक्शन थी फॉरेस्ट की, वो हम लूज करते जा रहे हैं। जब मैं आज से मेरा ख्याल है कि कोई 20 साल पहले पूरे पाकिस्तान का जो कवरेज था फॉरेस्ट कवर वो 4% था। अच्छा। अब आई एम टोल्ड दैट इट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 4, जब ज्यादा जाना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। तो अब डॉक्टर साहब इस पे मेरा ख्याल बेहतर और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मैं क्योंकि वो सवाल करने की कोशिश करूंगा जो अवाम के सवालात हैं। और बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारे नॉलेज में भी बहुत कम चीजें हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल मामलात को ज्यादा डिस्कस करते हैं। ये हमारे लिए कोई नई चीज भी होगी। हमसे पहले मैंने, क्योंकि प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक सवाल भी पूछा था, उसी पे मजीद आपकी राय भी जानना चाहूंगा। क्योंकि क्लाउड ब्रेस्ट, ये क्या टर्म्स है, ये बहुत कम यूज होती है और इस दफा कुछ ज्यादा ही हुई है। पहले भी माजी में याद पड़ता है 2012 में शायद एक दफा 2 दफा ऐसा सुनने को मिला, अब ज्यादा इस साल हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिली है। तो ये कोई नई टर्म है कुदरती आफत का, ये कोई सैलाब का, बारिश का कोई एक नया कोई अल्फाज है, या आप इसके पे थोड़ी सी रोशनी भी डालिएगा हमारे नाज़रीन पे? जरूर। मैं तो पहले दुरानी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तो सर 78.2% जो ग्रीन हाउस गैसेज है हवा में, वो सिर्फ 8 ममालिक छोड़ रहे हैं। 196 ममालिक में से सिर्फ 8 ममालिक मिलकर पूरी दुनिया की ग्रीन हाउस गैसेज का बजट उनका 78.2% है। तो वो जो सर ने कहा है कि हम विक्टिम्स हैं, मैं थोड़ा सा उसमें भी वो कर लूँ, अपना हिस्सा डाल दूँ कि हमें अब विक्टिम तो हैं ही, लेकिन हमें अब सर्वाइवर्स बन के जीना है। विक्टिम्स तो है ही। तो जो क्लाउड बर्स्ट की आपने बात की वो ऐसा है, वैसे आपके क्लाउड पे जाएगा, लेकिन आपने जो 8 ममालिक का जिक्र किया, ये कौन से ममालिक हैं? वो सर उसमें चाइना, इंडिया, यूएसए,
یہ صرف 3 ممالک مل کے 55.6% صرف ان 3 کا ہے. بقایا جاپان، کوریا، سنگاپور، یہ جو ممالک ہیں یہ مطلب مل یہ کر ترقی یافتہ ممالک کا ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. ترقی یافتہ ممالک جی ہاں جن کی انرجی کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، ان کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہے، لہٰذا ان کی ضروریات بھی ہم سے زیادہ ہیں، وہ اس حساب سے انرجی کنزیوم کرتے ہیں. پر کیپٹا جو ان کی انرجی کنزمپشن ہے وہ یہ ڈیزاسٹر میں فیسیلیٹیٹ کتنا کرتے ہیں خالد صاحب؟ ڈیزاسٹر میں فیسیلیٹیٹ کتنا کرتے ہیں یہ؟ میں اب اس کی طرف بھی آتا ہوں، وہ علیحدہ سے کوشچن کر لیجئے گا. پہلے کلاؤڈ برسٹ کی طرف آتے ہیں. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. سر صورتحال یہ ہے کہ 8 لاکھ سال تک 8 لاکھ سال پیچھے جائیں اور 1911 پہ پہنچ جائیں تو 1911 سے پیچھے 8 لاکھ سال تک صرف 110% گرین ہاؤس گیسز کا بجٹ ہوا میں یا اس میں ایٹماسفیئر میں بڑھا ہے. 1911 سے لے کے 2025 تک ہم نے اس میں 120 سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے. تو اور پچھلے جو پرٹیکولرلی 25 سال ہیں پچھلے والے، وہ تو اس میں ہم نے اس کو ڈبل کر دیا ہے. تو اس وقت آج کا جو گرین ہاؤس گیس کا جو آج بجٹ ہے وہ 422.3 ہے ہوا میں، جو کہ irreversible ہونے سے صرف 27.70% جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو جو اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ جو گلوبل ایوریج ٹیمپریچر تھا جو قدرت نے 8 لاکھ سال تک رکھا 15 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر تھا، اس کو آپ 16.2 پہ لے آئے ہیں. اب حال یہ ہے کہ جب آپ 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے لیے جو بادل ہیں اس میں پانی کا جو اس کی گنجائش ہے وہ 7% بڑھ جاتی ہے. مثلا 1 ڈگری سینٹی گریڈ اگر وہ بڑھے گا ٹیمپریچر تو بادلوں میں 7% پانی زیادہ چلا جائے گا. تو چونکہ ایویپوریشن تیز ہو گئی ہے بیکاز آف 16.2، لہذا بادل بھاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کا جو فینومینن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑی علاقوں میں یہ فینومینن بہت زیادہ ہوگا. اب اس کا اثر نارملی نہیں ہونا تھا، وہ اوپر جائیں گے، پھٹیں گے، نیچے آ جائیں گے. لیکن ہم نے چونکہ اپنے آپ کو دنیا میں مظلوم ثابت کرنا ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ جی ہم تو 1% سے کم پہ وہ جا رہے ہیں، ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لہذا ہمیں تو لائسنس ملا ہوا ہے، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے. دیٹ کی ناٹ ہیپن. قدرت کا اپنا ایک نظام ہے. ماؤنٹین جو ایکو سسٹمز ہیں وہ بہت فریجائل ہیں، ان کے پکڑنے کی جو گنجائش ہے، ان کو سٹیبلائز کرنے کی جو گنجائش ہے وہ فارسٹ کی ہے. سر نے جس طرح کہا کہ 4% سے ہم نے 1947 میں سٹارٹ کیا تھا، اسے تو بڑھ جانا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں بڑھا، آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے. اگر اس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے، آپ سچائی سے اس کی امیجری کروائیں اور آپ کو بیفور اینڈ آفٹر کا فرق معلوم ہو جائے گا. تو ہوا یہ سر کہ کہانی شروع ہوتی ہے، جو اصل کہانی ہے وہ ہوتی ہے پچھلے 50 سال کی. 50 سال سے ہم نے ڈیفارسٹیشن شروع کی اور ہم کبھی ونڈ فال کے نام پہ اور کبھی گزارا فارسٹ کے نام پہ، کبھی مجھے مکان بن رہا ہے اس کے نام پہ، کبھی محلہ بن رہا ہے اس کے نام پہ، کبھی مسجد بن رہی ہے اس کے نام پہ، آپ پرمٹ لیتے رہے سچائی اور برائی اسے دونوں جھوٹ دونوں سے، اور اس حساب سے آپ جنگل صاف کرتے. لیکن جو لوگوں کو جنگل نظر آ رہے ہیں وہ روڈ کے کنارے ہیں. جنگل جو صفائی ہوئی ہے وہ ان جگہوں پہ ہوئی ہے جہاں پہ عام لوگوں کی پہنچ نہیں ہے، جہاں پہ سیٹلائٹ امیجری یا تو کام کر سکتی ہے، جہاز کام کر سکتے ہیں یا ہیلی کاپٹر کام کر سکتے ہیں. تو نارملی یہ جو کلاؤڈ برسٹ تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہونی ہے، وہاں پہ تو تباہی پھر گئی ہے. اب تباہی پھرنے کے بعد حال یہ ہے کہ اب اس کے لیے لاز بن رہے ہیں کہ ان لاز کے ذریعے ان کو اب نکالا جائے، کیونکہ کاٹ تو دیا آپ نے. اب جس وقت کٹ رہا تھا سب خاموش تھے، تو جرم میں سارے شریک ہیں، چاہے وہ اہلکار تھے یا جو وہاں کے لوگ تھے یا جو کاٹ رہے تھے، وہ سارے اس میں ملے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کاٹ دیا تو آپ کاٹ دیا، اب اس کا مصرف تو صحیح کریں. وہ جو لگے تو اس کے پیسے یا اس کی جو رقم بنتی ہے وہ تو لوکلی لگنی چاہیے، چترال کو ہی بہتر ہونا چاہیے. لیکن میسو ڈیفارسٹیشن ہوئی اور اب اس کے کیسز بنے ہوئے ہیں اور اب کیسز کو لوگ بھگت رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں افسروں کی نوکریوں کو بھی خطرہ ہے. جیسے موجودہ سیکٹری فارسٹ کو انہوں نے جیسے ہی یہ کیسز ہائی لائٹ ہوئے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. اب ان کے ٹرانسفر
गुमगु हालत में हैं, ना वो ट्रांसफर कैंसिल हो रही है और ना ट्रांसफर एक्चुअलाइज हो रही है। जनाब याली हाल आपका ये है कि आप अगर कोई उठता है, कोई बंदा कुछ कहना चाहता है, रोकना चाहता है, सही बात करना चाहता है, या तो दुरानी साहब की तरह वो नैब में हो तो चलो फिर कोई हाथ न लगा सके, लेकिन नैब में वो है नहीं अब, तो उनकी जगह कोई और किसी बंदे को लाना पड़ेगा, एक और अरशद दुरानी को लाना पड़ेगा ताकि उन चीजों को कॉग्निजेंस ले इन बातों की। हाँ, मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं? जी जरूर। डॉक्टर जी, वो सिर्फ मैंने चतराल का इसलिए जिक्र किया, वो बहुत छोटा सा एरिया था वो जो मेरी नजर के सामने आ गया। डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि ऊपर जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, नीचे है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली पूछा था कि ये वो जो सो कॉल्ड बिलियन ट्री सुनामी है, बिलियन ट्री सुनामी, सिर्फ ये हाँ, वो तो मैंने ये ट्रेसेस देखे चतराल में, अपनी आंखों से देखे, और मैंने पूछा अपने रिश्तेदारों, उन्होंने कहा जी ये अभी जो इमरान की स्कीम है इसमें लगे हैं। तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल एरिया, मतलब दैट डज नॉट स्पीक फॉर डेफिनेटली फॉर द होल ऑफ द कंट्री। मैंने सिर्फ वो अपना छोटा सा एक लिमिटेड सा स्कोप आपको। दूसरा जो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे ना जी, इसका ये प्रोटेक्शन का जी, अब वो उसमें भी हमने जो स्टडी की है जी, मनसेरा में जो डिवीजन था फॉरेस्ट का जी, सारे केसेस, बिलीव मी जी, इफ आई वोंट बी एग्जैजरेटिंग, अगर आपको मैं कहूं कि 90% ऑफ द केसेस आर लॉस्ट इन कोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट लूजेस ऑल द केसेस जो गुजारा फॉरेस्ट के हैं, क्योंकि केस वो कोर्ट जो है वो आप होल्ड करता है उसका राइट, उसका जो लोकल पॉपुलेशन का राइट कि भाई तुम अपनी फीस लो, तुम अपनी मैनेजमेंट करो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है, वर्किंग प्लान होता है 10 ईयर पे रिवाइज होता है, तो तुम लो और तुम साइड पे हो जाओ, तुम्हारा क्या जिक्र है, उसका अपना राइट है। तो गवर्नमेंट लूजेस ऑल द केसेस। दूसरा तो एप्रीहेंड करने में भी फॉरेस्ट वाले बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें कोई आर्म्ड फोर्स में, जैसे कस्टम पहले आर्म्ड नहीं था, अब कस्टम आर्म्ड है, तो अब जब वो किसी को हाथ देते हैं तो वो गाड़ी रुक जाती है, पहले गाड़ी निकल जाती थी। तो ये 1-2-3 और फैक्टर्स थे जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैपेसिटी भी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखे, आई एम नॉट सेइंग कि, लेकिन बिलीव मी, मैंने जितने फॉरेस्ट ऑफिसर्स देखे हैं ना जी, मुझे कोई ऐसा फॉरेस्ट ऑफिसर कोई नजर नहीं आया मेरे सारे टेन्योर में, हमारी नजर में एक वायलेटर था, ही वाज अ डीएफओ, नो नेम्स, जिसने एक लिमिटेड हद तक उसने मिसयूज किया था, और उसको हमने, बाकी जी भी डिड नॉट ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर एज सच। एक और चीज मैं मुदस्सर साहब ऐड कर दूं, एक और चीज मैं ऐड कर दूं प्लीज सर, कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका सारा पुल जो है ना जी फॉरेस्ट का, वो शहरों में है, शहरों में लोगों को लकड़ी चाहिए। इस वक्त देवदार की कीमत 7,000 से लेकर 10,000 रुपए फी स्क्वायर फुट है, तो सारी डिमांड तो यहाँ पर, तो why is the government allowing all these, ये शोरूम्स और ये जो वो जो फर्नीचर्स बन रहे हैं, बहुत अहम पॉइंट आपका आ गया दुरानी साहब, बहुत अहम पॉइंट, क्योंकि लकड़ी की जरूरत शहरों में जरूरत खत्म होगी तब जंगल कटना बंद हो गए। खालिद साहब आपकी तरफ जाऊं, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की कि तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियात को खराब करने में सबसे ज्यादा उनका किरदार है। चाइना का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, हमारा प्रोग्राम वहां पे अमेरिका में देखा जाता है। तो आपसे मालूम करना चाहेंगे कि इन्होंने कभी उतनी मदद भी की है इन ममालिक ने, कि इन्होंने हमारे जैसे ममालिकों को नुकसान पहुंचाया मौसमियाती तब्दीली की बिना पर, तो इन्होंने कोई मदद की है हमारी, कभी सपोर्ट किया है? मुदस्सर साहब मैं आपको सैलाब 2022 की मिसाल देता हूँ। हमें 16.1 बिलियन डॉलर्स चाहिए थे अपनी आबादकारी के लिए। जिनीवा में हमें 9 बिलियन का वादा हुआ, उसमें से सिर्फ 30% हमारे पास आए। अब भी हमारे पास 70% फंड नहीं पहुंचे, अब भी वो आबादकारी वादा पूरा नहीं किया दुनिया ने। हर साल, हाँ जी, हर साल कॉप पे सारे 196 लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं और हल्ला गुल्ला होता है, और उसके बाद कहते हैं कि जी जो रिहेबिलिटेशन फंड है या ग्लोबल क्लाइमेट फंड है और पता नहीं लॉस एंड डैमेज फंड है और कौन कौन से फंड है, वो हम उसको डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। होता कुछ भी नहीं है। तो जब वो फंड ही नहीं आ रहा, जिसमें जान ही नहीं आ रही आपके पास, वो अपनी जगह
सर ने उसका जिक्र किया कि जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, बिल्कुल सही है। वो उनसे वो एक तो दुनिया से लें कैसे, क्योंकि हमारा तो जानी और माली नुकसान हो रहा है, तो दुनिया को हम कैसे खींच के ले जाए, हमारा नुकसान पूरा करें? सर मैं बताता हूँ, दो बातें करनी है, मैं अभी मेरे जहन में आई हैं दुरानी साहब की बातों से। एक तो ये कि बिल्कुल कौम की सतह पे जब तक जरूरत ना हो, ऐसी जरूरत जिसको डिटरमिन करने की जरूरत है, फॉरेस्ट कंप्लीट बैन कर देना चाहिए उसकी कटिंग पे, चाहे वो गुजारा फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड है, रिजर्व है, इसलिए कि आपकी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। दुनिया तबाही के दहाने पे पहुंच गई है। सिर्फ 1.2 डिग्री बढ़ने से आपसे कोई तूफान काबू नहीं हो रहा। मिन हैसुल कौम आप किसी भी क्राइसिस के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट की कोई मशीनरी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली तैयार नहीं है। इस वक्त भी 3 दिन हो गए हैं, लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं घरों के अंदर, उनसे वो नहीं निकाली जा रही है। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। मैं हूँगा, मुझे एक दिन के लिए वो मिलेगा इस मुल्क की बागडोर, सबसे पहला काम ये करूंगा, मैं एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ओनली डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट बनाऊंगा, और उसका काम ये होगा कि भाई साहब मोहल्ले मोहल्ले एक एक बंदा वो रखो आप काम पे, और किसी को भी एक दरख्त काटने मत दो। सारी दुनिया में दरख्तों के ऊपर वो लगे हुए हैं, कोड बार लगे हुए हैं, उस कोड बार की बाकायदा सेंसिंग जाती है। कोई उसको काटता है, वो फौरन वहां पे रिपोर्ट हो जाता है कि जी वहां से प्लानिंग से दरख्त काटा गया है। आप जाएं, आप प्रूनिंग नहीं कर सकते। कैंट एक्ट के अंदर आप कैंटोनमेंट बोर्ड का जो शहरी होगा उसको प्रूनिंग के लिए भी इजाजत की जरूरत पड़ती है। यूं तो दरख्तों के जंगलों के जंगल काटे जा रहे हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। साहब जी आपको सबको एक दफा तय करना है। आपने इसी तरह सिसक के चट्टानों के अंदर दबे हुए, जब आपकी लाशें भी ना हम वो कर सके, तो आपने इस तरह मरना है। आपने सर शायद जमान जैसे सेक्रेटरियों की सहायता करनी है, उनको सपोर्ट करना है ताकि लोग उनको इंकरेजमेंट मिले। आपकी एवेपोरेशन बढ़ गई है। ये पहाड़ी इलाकों में होता है, मैदानी इलाकों में नहीं होता डॉक्टर साहब, मैदानी इलाकों में नहीं होता ये। सर बिल्कुल नहीं, वो उसकी सूरत हाल दूसरी तरह की होगी, नीचे भी आएगा ये, लेकिन अपने तरीके से वो होगा ये कि बादल बरसेंगे। मसलन पहले ऐसा होता था कि आप प्रेडिक्ट करते थे कि सर्दियों में 10-10 दिन की और 15-15 दिन का जाड़ा चलता था, आराम से सुकून से बारिश हो रही है, आप एंजॉय करते चले जा रहे हो। ओ जी ये बरसात शुरू होगा, तो बरसात में जैसी गर्मी बढ़ती थी बादल बरस जाते थे, बादल बरसते सुकून से थे, आराम से थोड़ी सी सैलाब आ जाती थी, हम संभाल लेते थे। अब जो है सूरत हाल ये है कि गर्मी, सर्दी, खिजा बहार खत्म। अब जो भी सीजन होगा वो 15 दिन का होगा। 15 दिन की गर्मी, 15 दिन की सर्दी, 15 दिन का बहार और 15 दिन का खजा, ये अब आपस में गड़बड़ हो जाएंगे। इस साल की जनवरी, इस साल का जो जनवरी का मौसम था और इस साल का जो फरवरी का मौसम था, ये रिकॉर्डेड गर्म तरीन जनवरी फरवरी थे। तारीख में इतने गर्म जनवरी फरवरी। दुरानी साहब आपकी तरफ जाना चाहूंगा, आपसे एक चीज मालूम करना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर खालिद साहब, आपकी सर्दियां 37 दिन छोटी हो गई हैं। हेलो दुरानी साहब की आवाज जी, आपकी आवाज बीच में जी दुरानी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दुरानी साहब जी आप आ रही है जी। दुरानी साहब आपकी तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली तौर पे बात की, और भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने सुना है, कहते हैं कि जी दरख्त लगाएं सैलाब से बचें, एक स्लोगन भी चलता होता था कि दरख्त लगाएं। तो जहां तक मेरा ख्याल है, अगर मेरी नाकिस मालूमात है, सबसे ज्यादा ग्रीनरी दरख्त तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में है, वो बहुत ज्यादा है अगर पहाड़ी इलाके के लिहाज से। क्या वो दरख्त नहीं थे, इस वजह से सैलाब ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ? नहीं, दरख्त तो है, लेकिन रिड्यूस हुआ है ना जी फॉरेस्ट कवर। जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये कंफर्म किया, और ये बाकी जो रिसर्च कंफर्म कर रही है कम हुए कि हम घटे हैं ना जी, दरख्त घटे हैं जो 4% से जी कम। डेफिनेटली मेरी अपनी भी तहकीक यही है, क्योंकि मैंने हजारा फॉरेस्ट में तकरीबन बहुत ज्यादा घूमा हूँ जी उसमें, और उसमें भी जो फीसद कम हुए होंगे आपके अंदाजे के मुताबिक, कितना फीसद कम हुए होंगे और किस दुरानिये में कम हुए होंगे, कितने सालों में हुए हैं? ये जो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं, ये
constantly in the 50 last years. 50 years, it is being reduced. 50 years. Yes, it is being reduced. It is being constantly reduced, बढ़ने की बजाय ना जी. Constantly. और जी, और अभी इसके और फैक्टर्स भी हैं. मतलब we are now only talking about natural surroundings जो खुद के साथ हो और वो उसमें और कोई ह्यूमन एलिमेंट ना हो. जो मैंने देखा और जो मेरी रिसर्च में सामने आया ना जी, इसका जो मेन वो है ना जी, ये फॉरेस्ट जो है दे सपोर्ट लाइवलीहुड्स. ये जंगल में ये जो फॉरेस्ट में इंसान रह रहे हैं ना जी, ये इनका सर्वाइवल, इनका फ्यूल इन विंटर्स और इनकी कंस्ट्रक्शन, इनके पास और कोई जरिया नहीं है. मैंने उस दिन जानने की ये कोशिश की कि इस वक्त कौन सा लॉ है जो अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन फॉरेस्ट उस वक्त हम फॉरेस्ट एक्ट 1927 का जिक्र करते थे. आम जिक्र जो है किताबों में, जो फॉरेस्ट मैनुअल भी है उसमें, बल्कि उसमें तो 1894 का भी जिक्र है, जो लॉज रेगुलेशंस वगैरह हैं. तो दे वर ट्राइंग टू, ये कंजर्वेशन वाले, दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि what is the latest act or policy on forests, what is applicable. तो इसके अंदर अब जब when we come to forest, जी आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ रिड्यूस हुआ है, but what we also need to see is कि क्यों रिड्यूस हुआ है, who is doing it and why. There is of course उस एक्ट में लूप होल्स हैं. एक ओनरशिप है, एक गुजारा है, एक प्रोटेक्टेड है. गुजारा इज कम्युनिटी ओन्ड, उस पे वो आदमी अपना राइट क्लेम करता है कि जी मेरा राइट है, इतने दरख्त मैं काट सकता हूँ. फिर उसी के कवर में फिर इलीगल वो काम, जैसे पता है बहुत सारी चीजें हमारे मुल्क में ऐसी होती हैं जो कानून से बाहर. आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दरख्त ना कटते तो इतना नुकसान ना होता, हम यूं कहें? मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इसकी तस्दीक करे तो ज्यादा बेहतर है. यहाँ पे एक सियासी सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है दुरानी साहब, एक सियासी सवाल आ रहा है, कोई मजबूरी है. कहा जाता था कि जी यहाँ पे तो बड़ी तादाद में लाखों दरख्त लगने खैबर पख्तूनख्वा में, वो किधर गए? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, क्योंकि वो तो रीसेंट है. लेकिन एक लेट मी टेल यू समथिंग, मैं चतराल जाता हूँ, मेरी रिश्तेदारी है चतराल में, हर साल जाता हूँ. मैं अपर चतराल में आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड मस्तूज and at a lot of places I saw new plantations. अब ये तो बहुत लिमिटेड एरिया है ना जी. अब बाकी जगहों पे क्या हुआ है, I have no information on that. मैं तो आपसे जो बात कर रहा हूँ ना जी, अपने जो एक्सपीरियंसेस की, वो सेंचुरी के शुरू में जो 5-6 साल थे ना जी, उसकी बात कर रहा हूँ. उसमें डेफिनेटली मैंने कटाव देखा, सारा देखा है, हजारा में देखा है. कमालबंद फॉरेस्ट तकरीबन इस रेंज के ऊपर आखिरी वो है कमालबंद, जिसपे हमारे जो है वो जो जायंट वो है, उस तक तो आई डिड नॉट सी कोई ऐसी मैसिव. हाँ, मैं जिस सिलसिले में गया वो कोहिस्तान में था. कोहिस्तान में इलीगल कटिंग हुई थी, जिसके लिए मुझे भेजा गया. मैं दासू में प्लेस हुआ, वहां पर मैंने तकरीबन 148 जो बायर्स थे ना जी टिम्बर के, जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर अब्बासी साहब ने रिलीज किए थे इलीगली कट. लेट मी टेल यू कि अब्बासी साहब का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव नोट था जो मैंने पढ़ा, वो ऑफिशियल नोट उनके हाथ का लिखा हुआ, और वो बड़े मतलब ये कि सुलझे समझे समझदार इंसान के वो आइडियाज थे, और वो उन्होंने अलाउ किए. और उसकी एवज 20 करोड़, आई रिमेम्बर 20 करोड़ रुपए फालतू एक्सचेकर में आए, जो हमारा हिस्सा बनता था ना जी गवर्नमेंट का. तो वो एडिशनल पैसे आए. अब वो उनको इजाजत देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, गल सड़ जाते. लेकिन ये लेट मी टेल यू कि कोहिस्तान में गवर्नमेंट की रिट भी बहुत कम है. इट्स वेरी रिड्यूस्ड. फॉरेस्ट इज नॉट एन आर्म्ड फोर्स. फॉरेस्ट रिलाइज ऑन पुलिस वाला, और कोहिस्तान इज ऑलमोस्ट वाइल्ड, अगर आपने देखा हो तो. खालिद साहब आपसे तो ये है जी कि जी खालिद साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि क्योंकि असल मामला तो दरख्त लगाना भी है ना, दरख्तों की बात हुई, जैसे कि मैंने दुरानी साहब से मालूम किया. हम एक टेक्निकल आपसे राय लेना चाहेंगे. आज से 6 साल पहले अगर कोई दरख्त लगा हो तो वो दरख्त बन गया होगा अभी 6 साल तक, या वो आपके ख्याल में दरख्त नहीं बना होगा?
डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीशी लगा रहे हैं। अगर तो आप पॉपुलर और इलायची लगा रहे हैं, वो तो 1.5-2 साल के अंदर ही आपको अपनी शक्ल और जसामत दिखा देगा। लेकिन अगर आप ऊपर पहाड़ों के दरख्तों की बात कर रहे हैं तो उसको 110 साल लगते हैं पहले बीज या फल पकड़ने में, 110 साल। नीचे अगर आप वो लगाएंगे, टाली लगाएंगे, तो वो 30 साल लेता है। तो वो तो डिपेंड करता है आप कौन सी स्पीशी की बात कर रहे हैं। मतलब हम कुछ इसको बड़ी जिम्मा करार दें ना, कि कुछ हल्के कहते हैं जी माजी में किसी ने कहा था कि दरख्त लगाए, उनको बड़ी जिम्मा करार देते हैं कि भी अभी वो दरख्त नहीं बने। इसमें एक पॉइंट अगर मैं ऐड कर सकूं। जी 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 जरूर। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा था सर कि चतराल में आपने अपर चतराल का टूर किया ना सर, जो जंगलात है नेचुरल, वो तो साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ तो बहुत ज्यादा कम उनके जंगलात है और वो स्पीशीज भी दूसरी तरह की है। लेकिन जो पीछे की तरफ है, जो दीर से मिली हुई है या जो अफगानिस्तान से मिली हुई है, वहां पे महाजों पे वो बंदा लड़ रहा है और उसकी जान भी खतरे में है और उसकी आन भी खतरे में और शान भी खतरे में। इसी तरह काफी सारे ऑफिसर जो करना चाह रहे हैं वो सबकी जान खतरे में। सही सर, डॉक्टर खालिद साहब ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन भी बता दिया, हल भी बता दिया। दुरानी साहब आपकी तरफ जाऊंगा कि इस तरह की कुदरती आफत से बचने के लिए इनफरादी तौर पे लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्या इकदाम उठाना चाहिए ताकि कम से कम कुदरती आफत तो चलो कुदरत की तरफ से, लेकिन वो इंसानी गलतियों की वजह से जो नुकसान होता है वो ना हो। हल बताइएगा। सबसे तो बहुत ही वाज़ेह चीज ये है कि पानी ने सेंचुरीज में जो अपना रास्ता बनाया था ना जी, हमने उसको सुकेड़ करके एक ड्रेन बना दिया। एग्जैक्टली ये हुआ है अभी ये जो बिशोनाई गांव है ना जी, ये जो वाटरशेड है ना जी, पीर बाबा का वाटरशेड जो स्वात की तरफ और पीर बाबा के दरमियान जो पहाड़ है, ये क्लाउड बर्स्ट दोनों तरफ एक ही इंटेंसिटी के साथ हुआ है। वही क्लाउड बर्स्ट बिल्कुल ठीक, वो वाटर चैनल गया है मिंगोरा के बीच में। मिंगोरा के बीच में जो रास्ता बना हुआ था इस फड़ का, वो सुकड़ के आप हैरान हो जाएंगे कि लई नाले से भी छोटा है। वो लई नाला जो है वो भी उससे भी छोटा है। और यही चीज जो है वाटरशेड के इस तरफ आई है, बुनेर की तरफ, तो ये पीर बाबा का जो है ना ये साथ ले गई है। आप देखें कि सारा पानी के रास्ते में कंस्ट्रक्शन हुई है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि क्या इन लोगों को जिनकी जमीनें हैं, जिन्होंने चीप, क्योंकि वैली में ना जी, वैली में तो जमीन ऐसी है कि सोने के भाव है ही नहीं, जमीन है ही नहीं। मैं लेना चाहूं करोड़ों की, मुझे कोई देगा भी नहीं क्योंकि जमीन ही नहीं है। तो मजबूरन क्या हो रहा है कि लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। चीप लैंड्स आर अवेलेबल अवे फ्रॉम द वैलीज अप देयर। तो इस तरह का जो रीसेटलमेंट है, अब आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू कि वो पानी के रास्तों अब क्या करेंगे। इसके पास मेरे तो इस वक्त अकल में कोई चीज नहीं बैठी, क्योंकि अभी भी लोग उधर ही बैठे हुए कि जिधर हमारे मुर्दे नीचे रॉक्स के पड़े हुए हैं यही हमारी जमीन है, हमारे पास तो और कोई जमीन ही नहीं है। दे आर वेटिंग कि कोई आए, ये पत्थर हटाए और उसी जगह पर दोबारा घर बनेंगे। जी मैं जल्दी सर की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इजाजत। दो बातें करता हूँ क्योंकि आपने भी इसको क्लोज करना है। जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अभी आपको कंस्ट्रक्शन के, सेटलमेंट के और टाउन प्लानिंग के सारे लॉस को, सारे तरीकों को रिव्यू करना है। अब आपको जो भी, जिस तरह जापान में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो ज़लज़ले सेंसिटिव होती है, इसी तरह अब आपको क्लाइमेट चेंज सेंसिटिव सारी आबादकारी करनी पड़ेगी। जो घर पहले से बने हुए हैं उनको दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी। पहाड़ों में बहुत ज्यादा घर ऐसे हैं जिनको अब जल्दी देखने की जरूरत है, वरना इससे बड़ा हादसा होगा। जो क्लाउड बर्स्ट अभी बड़े स्केल पे आए हैं वो गली के स्केल पे आएगा, और ऐसा भी होगा कि डायरेक्ट घर पे ही सारा गिर जाएगा, किसी एक घर पे भी ये भी हो जाएगा। ये भी आप और मैं देखेंगे इन चीजों को। तो सर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी है वो फौरी तौर पे वार्निंग सिस्टम्स पे होनी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे होनी है। आपने फौरी तौर पे अपनी तैयारियों के लिए जिस महकमे को जिस किस्म की तैयारी की जरूरत है उसमें हैवीली इन्वेस्ट करें, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं रहा। आपके पास 5 साल 4 महीने और 18 दिन हैं। ये आपको ये बात यहाँ दिमाग में डालनी है। जैसी 450 का ये फिगर क्रॉस करेगा आप पे कयामत आ जाएगी। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जस्ट वन मोर स्टेटमेंट जी, एक बात मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। बस जल्दी कीजिएगा ताकि प्रोग्राम क्लोज करेंगे हम जी। हाँ,
یہ جتنے بھی ایفرٹس ہیں نا جی لوکل لیول پہ، یہ لوکل کمیونٹی کی موبلائزیشن کے ذریعے ہوں گے، اور اس کے اندر جو لوکل باڈی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ہمیں ٹرانسپیرنٹ جینوئن لوکل گورنمنٹس بنانی ہوں گی اسٹرانگ، جو کہ کمیونٹی کو موبلائز کریں اور ان کو سے یہ کام دیا جائے. جی ساری پالیسیز کو لوکلائز کرنے کی ضرورت ہے، ساری پالیسیز کو لوکلائز کرنے. بالکل صحیح درست کہا. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ارشد درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر خالد صاحب موجود تھے. بڑی اچھی ڈسکشن رہی اور اس حوالے سے سولوشن بھی پروگرام میں بتایا. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ.